श्याम, राजीव शाम्भवी का गैंग रेप हुआ है। शायद 2 से ज्यादा लोग थे। बहुत तड़पाया गया उसे। ये बात किसी को मत बताना, अपने घर में भी नहीं। ये तो कैसी बातें कर रहे हैं यार? ये वक्त समाज के बारे में सोचने का नहीं है। अपनी बेटी के बारे में सोच। 11 कांच के टुकड़े, 2 पेपर कप्स, 5 पत्थर के टुकड़े। राजीव, तू और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस दर्द से गुजरी होगी वो बेचारी। मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत नहीं देखी। राजीव, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ तेरा दोस्त भी हूं। मेरी बात मान, पुलिस स्टेशन जा, रिपोर्ट लिखा और अपने बाप होने का फर्ज निभा। आप टेंशन मत लीजिए, एफआईआर तो हो जाएगा। बस अपनी बेटी को थाने ले आइए रिपोर्ट लिखाने के लिए। साहब, मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, वो यहाँ तक नहीं आ सकती। चलेगा। वैसे आपकी बेटी आपको मिली कहाँ से थी? हुमायूं नगर से एक औरत आपको। हाँ, अभी तक जो आपने बताया अपने मन से बताया, लेकिन अभी जो हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। अब आपने बताया कि आपकी बेटी परसों गायब हुई थी। जी। कमाल करते हैं राजीव साहब, पहले आना था ना रिपोर्ट लिखाने के लिए, इतना टाइम क्यों लगाया? साहब, बेटी का मामला है। ये पहली गलती है आपकी। अगर आप पहले आ जाते तो केस अब तक सॉल्व हो चुका होता। खैर छोड़िए, अब आगे से ध्यान रखिएगा, बात को बाहर मत जाने दीजिएगा। बाहर मतलब समझे ना, मीडिया उडिया में। हाँ जी भैया, बोलिए। अंशिका, आई नीड यू हेल्प। बड़ी मुश्किल से शाम्भवी के परिवार वालों को पुलिस में कंप्लेन करने के लिए मनाया, लेकिन पुलिस शाम्भवी के बयान का इंतजार कर रही है। वो शाम्भवी इस हालत में है ही नहीं। इनफैक्ट उसकी हालत तो इतनी नाजुक है। अंशिका, मैं चाहता हूँ कि ये केस खुलकर सामने आए ताकि पुलिस पर प्रेशर बने। भैया आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके और शाम्भवी के साथ हैं। थैंक यू अंशिका। इटावा में हुए ब्रूटली गैंग रेप को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठी। पुलिस ने अभी तक उस जगह का भी पता नहीं लगाया है जहां पर विक्टिम के साथ ये घिनौना अपराध हुआ। पुलिस के इस निष्क्रियता और दमन के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। मीडिया के दबाव और पुलिस के आक्रोश से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर को इस केस से हटा दिया गया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया गया, जिसकी कमान शहर के एसपी आदिल खान ने खुद संभाला। आदिल खान के लिए चुनौती कड़ी थी। शहर में तनाव का माहौल था और लोगों में पुलिस के लिए अविश्वास बढ़ रहा था। शाम्भवी को न्याय दिलाकर लोगों के मन में पुलिस के लिए एक बार फिर से विश्वास पैदा करना ही आदिल खान का मकसद था। अब क्या बचा है यहाँ? और ज्यादती करना बाकी रह गया था क्या? राजीव जी, मैं यहाँ पर आपके जख्म को खरीदने नहीं आया। यकीनन हमारे डिपार्टमेंट से कोई चूक हुई है, उसी को सुधारने आया। आपकी बेटी शाम्भवी को इंसाफ दिलाने आया। खुद एक बेटी का बाप हूं, इसलिए आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। आइए सर। आइए। शाम्भवी बेटा, एसपी साहब आए हैं तुमसे। लेकिन बेटा, उस दिन जो हुआ, क्या वो तुम एक बार फिर से बता सकती हो? इट्स ओके, मैं बाद में आऊं। राजीव जी, जिस दिन ये हादसा हुआ
उस दिन क्या हुआ था? आई मीन एग्जैक्टली क्या? वो किसी से बात कर रही थी फोन में, लेकिन उस दिन के बाद नहीं आई। तूने शांभवी का अपहरण होते हुए देखा था? अपहरण किसने किया साहब? वो ठीक तो है? ज्यादा नौटंकी नहीं, समझे? सीधे सीधे बोल। उस दिन तुमने किसी सफेद रंग की गाड़ी को देखा था? गाड़ी तो आई थी साहब, कौन से रंग की थी वो याद नहीं। गाड़ी का नंबर? नहीं साहब। रोज यहीं बैठता? जी साहब। चमन को खाना देने के बाद शंभावी अपने घर की तरफ गई और बीच में इसने सब कुछ देखा हो, लेकिन शायद छुपा रहा। सर कहीं ये भिखारी उनमें शामिल तो नहीं? नजर रखो इस पे। और इसके मुताबिक शांभवी जब अपने घर की तरफ जा रही थी तब वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। शांभवी की कॉलिंग कार्ड निकलवा? जी सर, शांभवी उस वक्त उसकी क्लासमेट क्षमा से बात कर रही थी। क्षमा? सर कॉल तो कनेक्ट हुआ था, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे याद है जिस दिन ये सब कुछ हुआ था स्कूल में बहुत बवाल हुआ था। तकलीफ थी, लेकिन फिर भी तुम्हें जहां भी लगे हम इस पूछताछ को वहीं बंद कर सकते हैं। ओके बेटा, तुमने विकास खरे के बारे में पीएस शब्बीर अहमद को बताया था? सर विकास ने धमकी दी थी, लेकिन तब लगा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब उसका मैसेज आया। मैसेज? सर शांभवी बेटा, क्या अब तो मुझे बताओगे कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इट्स ओके बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लो। कोई नहीं रुका। तुम मदद के लिए चिल्लाती रहे, किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी? आए थे कुछ लोग, आवाज सुन के मेरी मदद करने। कौन थे वो लोग? अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग थे। मदद कर अच्छे लोग। सर शांभवी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन आबिदा के घर पे वो अकेले गई थी। अगर बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की थी तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? शायद किसी के दबाव में हो। कोई बात नहीं, एक बार क्राइम सीन का पता चल जाए तो सब के सब मिल जाएंगे। तुम वाइट मैन क्राइम सीन का पता करो और सुनो, तो विकास करें, बुलाओ उसे पुलिस स्टेशन। सर बोल, शांभवी से तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर टेंशन थी और मेरे और शांभवी के बीच, लेकिन मेरा उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है सर। तो कहाँ था उस दिन? सर मैं तो अपने घर पर ही था सर। तो मतलब तूने कुछ नहीं किया? तब तो तुझे डीएनए सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो मैसेज, शांभवी को मैसेज क्यों भेजा था? वो मैसेज सर सिर्फ मैं मौके का फायदा उठा रहा था सर। मुझे लगा उस वक्त मैं उसे धमका भी सकता हूँ और नीचा भी दिखा सकता हूँ सर। तेरी इस हरकत के लिए ना तेरे नक्शा बिगाड़ सकता हूं मैं, समझे तुम? सर ये हुमायूं नगर का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एग्जैक्टली उसी मॉडल की व्हाइट वैन दिख रही है जिसका जिक्र शांभवी ने किया था। ये वैन 3:32 पर निकलती है और 7:35 पर रिटर्न आई। पता चला ये वैन किसकी है? नहीं सर, नंबर प्लेट क्लियर नहीं है।
पता करो शहर में किस किस के पास इस मॉडल की सफेद वैन, एक एक से पूछताछ करो। एक और बात सर, ये एरिया आबिदा के घर से ज्यादा दूर नहीं है। तो पक्का क्राइम सीन भी आबिदा के घर के आसपास ही। यस निकिता, गुड। घाव बहुत तकलीफदेह होते हैं। शांभवी भी इसी मानसिक यातना से जूझ रही थी। वो दर्दनाक हादसा एक सदमे की तरह से उसके दिमाग पर बार बार दस्तक दे रहा था। दूसरी तरफ एसपी आदिल खान और उनकी टीम इस केस की साजिश को समझने की कोशिश में लग गई थी। सर, क्राइम सीन के आसपास के लोगों से बात हुई लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। उस दिन वहाँ पर एक शादी थी जहाँ दिन भर डीजे बज रहा था और लोग उसी के फंक्शन में व्यस्त थे। जितने भी लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि डीजे की ऊंची आवाज़ के आगे किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैम कैटरिंग वालों से बात हुई, इनका विजिटिंग कार्ड मिला था? हाँ सर, उस शादी में केटरिंग उसी की थी। इनफैक्ट वो उस दिन वहाँ मौजूद भी था। वो कह रहा था कि उसने तकरीबन 50 लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया होगा। ऑटो 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 ऑटो। अंकल एयरपोर्ट चलोगे? पहले घर पे चलना, मुझे सामान उठाना, फिर एयरपोर्ट चलते हैं। चलो। मुलजिम शांभवी को उठाकर रैंडमली हुमायूं नगर नहीं लेकर गए। वो जानते थे कि शादी वाला एरिया है, इसलिए वो जानबूझकर उसे वहाँ लेकर गए ताकि शादी के शोरगुल में लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ कोई नहीं सुने। अपने खबरियों को वहाँ एक्टिव करो, उन्हें कहो कि कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्फॉर्म करें। सर अपनी खबरियों से एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। तूने तो कहा था कि तूने कुछ नहीं देखा, फिर ये फोन? सच बोल रहे हैं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता ये बिटिया रानी का फ़ोन है। मुझे पड़ा मिला, उठा लिया साहब। माँ की कसम सच बोल रहा है साहब। एक सच और बोल, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो साहब मेरी एक झुग्गी है, वो किराए पे चढ़ाया है। ये सब पैसा किराए का है साहब। तो ये भीख मांगना तेरी हॉबी है क्या? बस समझ लीजिए साहब, भीख मांगकर खाने की आदत पड़ गई। पुलिस को बेवकूफ समझा तूने? सीधे सीधे बोल, शांभवी के अपहरण से तेरा क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। पिछले कई सालों से वो हर दिन खाना खिलाती है मुझे। आप चाहो तो साहब ये सारे पैसे ले आप ले लीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगा साहब। बस आपसे एक विनती है, उसके गुनाहगारों को सजा दिलवा दीजिए साहब, यही विनती है। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुझे हमेशा डांटा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। तुझे ना जैसे कपड़े पहनने पहन, तुझे जैसे बाल काटने हैं काट ले, मैं तुझे नहीं टोकूंगी। बस तू ठीक हो जा। अब पछताने से क्या फायदा अम्मा? आप यहाँ से चली जाइए, चली जाइए। सर, डंप डेटा से कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। उस एरिया में कई टावर्स होने की वजह से हमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिले जो उस दिन वहां मौजूद थे, लेकिन विकास खरे का फोन उस एरिया में एक्टिव नहीं था। हो सकता है वो अपना फोन घर पे छोड़ के गया। फॉरेंसिक से कोई अपडेट? जी सर, क्राइम सीन से मिले बॉटल के टुकड़े और विक्टिम के बॉडी से मिले कांच के टुकड़े मैच हो गए। फॉरेंसिक ने क्राइम सीन से जो कपड़े उठाए थे उससे भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीक तक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी कि विक्टिम की बॉडी से मिले डीएनए और कपड़ों से मिले डीएनए मैच होते हैं या नहीं। अगर हम अपनी तहकीकात का रुख उल्टा कर दें तो? मतलब सर? I mean, अदर वे राउंड। अभी तक हम विक्टिम से बाकी लोगों के डॉट्स जोड़ रहे हैं। अगर हम इसका उल्टा करें, डंप डाटा में जितने भी लोगों के नंबर मिले हैं उनके प्रोफाइल चेक करें
उसमें ये चेक करें कि उनमें से वो लोग कौन हैं जिनका विक्टिम शांभवी से कोई ना कोई कनेक्शन है। चांस लेकर देख सकते हैं सर। एमएम कैटरर्स से कोई अपडेट? हाँ सर, 7 ऐसे लोगों का पता चला है जो उस दिन शादी में वहाँ मौजूद थे और जिन्होंने एमएम केटरर्स को बाद में कांटेक्ट किया अपने यहाँ किसी फंक्शन के लिए। नजर रखो, कुछ भी अटपटा लगे उठा लो। सर सर गुटके से कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन अपने खबरियों ने बताया कि जिस कार का यूज रेप केस में हुआ था वैसी ही कार का पता चला है। लेकिन उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा, यहाँ तक कि वो अपने पैरों तक को हिला नहीं पा रही। मानो वो चाहती नहीं कि वो ठीक हो साइकोलॉजिकली। सर दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन इंसान ठीक होता है अपनी विल पावर से। रेप और ह्यूमिलेशन ने उसके ब्रेन के एक हिस्से को बुरी तरह डैमेज कर दिया और वो तब तक नहीं भरेगा जब तक वो खुद नहीं चाहे। सर उस व्हाइट कार की डिटेल्स आरटीओ से आ गई है। वो कार पहले फैज शेख नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन फैज अभी दुबई चला गया। क्राइम में जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई वो हमारे हाथ से निकल गया। सर और एक बात पता चली, फैज के दुबई जाने के बाद उसी एरिया का और एक आदमी अकरम बेग, उसने भी दुबई के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। सर खबरियों ने बताया कि 1 महीने पहले तक उसका दुबई जाने का कोई प्लान नहीं था और ना उसके पास पैसे थे। मुझे शक हुआ तो मैंने क्राइम सीन के डम डाटा में उन दोनों का नंबर चेक किया। ये अकरम और फैज दोनों मौजूद थे वहाँ पर? हाँ सर। उठाओ इस अकरम को। सर सब बता दो सब मैं लड़की के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहाँ पे मौजूद था और सब शादी का खाना खाकर लौट रहा था। ए क्या कर रहे हो? हाँ क्या? ए क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? डरो मत दोस्त है। अरे अकरम सबसे मजे ले रहे, तू भी ले ले, मुंह बंद रखना है। क्या अभी? ठीक है, नहीं करना है मत करना, इट्स फाइन, बस मुंह बंद करने का क्या लेगा वो बता ना खाली। और तुमने दुबई का टिकट ले लिया? जी सर। और कौन कौन शामिल है? नाम बोल सकते हैं? सर मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, सिर्फ फैज को जानता हूँ सर। नाम से नहीं जानता लेकिन शक्ल तो पहचानता होगा ना। वहाँ पे जो लोग शामिल थे उनको पहचान तो पाएगा ना? जी सर। जिन 7 लोगों की लिस्ट बनी थी जिनके घर में फंक्शन था, सबकी फोटो दिखाओ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था सर। मैं अपने फोन से बात करते हुए वहां से जा रहा था, तभी मैंने एक लड़की की चीख सुनी। अंदर गया तो देखा कि कुछ लोग उसका रेप कर रहे थे और मेरे बाद 10-12 लोग और आए सर। नाम बोल कौन कौन थे? नाम जुमी, इफ्तिखार, नौमान और आजर। वो बारात में आए हुए दूल्हे के चाचा इम्तियाज भी थे सर। तो बारात में आए बाराती बन के, रेप होता देखकर रेपिस्ट बन गए। दो अच्छे से। मेरी बीवी को गुजरे हुए 6 साल हो गए साहब। मैं उस दिन फोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था और हेलो क्या हो रहा है? हाँ शांत शांत हो जाओ। ये लड़की कौन है? हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ? चाचा हल्ला क्यों मचा रहे हो आप? ये देखो चाचा, आप ना खाली अपना मुंह बंद रखो। लड़के को किडनैप किसने किया था? साहब हमको नहीं पता साहब। हम लोग तो वहाँ लड़की की चीख सुनकर ही पहुंचे थे साहब। सर खबरी से एक टीम मिली है। रफीक नाम के आदमी का गैरेज है, शांभवी के घर से थोड़ी ही दूर, और फैज रफीक का बहुत अच्छा दोस्त है। और रफीक के गैरेज में 2 लड़के काम करते हैं, नईम और शिवा। फैज की उन दोनों से भी दोस्ती है। उठा लो। क्या हुआ?
सारी पोल खुल चुकी हैं। अगर सच नहीं बोलोगे ना तो हड्डियों के जोड़ भी खोल देंगे। बोलो, तुम लोगों ने फैज के साथ मिलकर एक घिनौनी हरकत क्यों की? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, हमने उठाया था उसे। नईम, फैज और रफीक सब साथ साथ। शांभवी के साथ तुम लोगों की क्या दुश्मनी थी? सब बहुत शौक था उस लौंडिया को लौंडा बनने का। बहुत गुरूर था उसको अपनी खूबसूरती पर और दिमाग पर। और रफीक भाई, इन लौंडियों के बाप को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ रही है। ऐसा पानी फेरेंगे कि इनके बाप की चर्बी भी पिघल जाएगी। देखो कैसे घूर रही, देखो लगता बताना ही पड़ेगा। हाँ हो गई ठंडी। मेरी बात सुनो, घर चलते, जाने दो, छोड़ो। ना मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो ऐसी जगह जाके दिखा कि तेरी अम्मी और बहन भी देख सके, समझा? लेकिन उसने लौंडिया पने की सारी हदें पार करती थी। हमारे दोस्त रफीक को हमारी दुकान पे थप्पड़ मार के साथ सबके सामने सर बेइज्जती कर दी हमारी। देसी लड़की दिन दहाड़े थप्पड़ मार गई, नामर्द बोल गई, घर का काम काज छोड़ के बाहर घूमती है मर्दों की तरह, और हमें ज्ञान पेल रही है। सबक तो सिखाना पड़ेगा रफीक भाई। सबक तो मैं सिखाऊंगा उस लौंडिया को, पर कैसा सिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरे पास एक रास्ता है। अपने फैज के पास गाड़ी है ना, और अपने को गाड़ी मिल जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। 5-6 महीने तक हमने कुछ नहीं किया था ताकि मामला शांत हो जाए। वो रोज उस भिखारी को खाना देने जाती थी। हम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और उस दिन तो बॉबी भी उसके साथ नहीं आई थी साहब। हमें वो मौका एकदम सही लगा काम को अंजाम देने का। हमने शांभवी, शांभवी बेटा, शांभवी, शांभवी। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तहत पुलिस दुबई जाकर बैठे फैज शेख को इंडिया लाने में कामयाब हो गई। शांभवी के सभी गुनहगार इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दिन देखना शांभवी के नसीब में नहीं था। शांभवी एक बहुत ही होनहार और साहसी लड़की थी। एक उज्जवल भविष्य उसके सामने था, लेकिन कुछ लड़कों की भद्दी सोच और हैवानियत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और शायद यही कारण है कि हम इस समस्या को एक आम समस्या मानने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये घटनाएं हमारे समाज के चरित्र को दिखाती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की हो या फिर काम करने वाली महिला, हर औरत को कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कुछ महिलाएं तो छेड़छाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं और डटकर उनका मुकाबला करती हैं, पर ज्यादातर महिलाएं चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। लेकिन चुप्पी समझदारी नहीं है। ऐसा करने से इन घटनाओं को और बढ़ावा मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम ईव टीजिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं, और साथ ही साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस को भी सख्त रवैया अपनाना होगा। तभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बन पाएगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।